राष्ट्रकूटों का इतिहास, उद्गम विस्तार लड़ाइयाँ, संपूर्ण इतिहास। राष्ट्रकूट वंश भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राजवंश था जिसने 6वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत, विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में शासन किया। ये वंश अपनी सैन्य शक्ति, कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटों का उद्गम, विस्तार, युद्ध और संपूर्ण इतिहास विस्तार से प्रस्तुत है। नंबर 1, उद्गम, ओरिजिन। राष्ट्रकूटों का उद्गम स्पष्ट रूप से निर्धारित करना कठिन है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि वे मूल रूप से कन्नड़ भाषी क्षेत्र से संबंधित थे और संभवतः दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक के क्षेत्रों से उभरे। नाम की उत्पत्ति। राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ है राष्ट्र का प्रमुख। राष्ट्र प्लस कूट। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे राठौर या रट जैसे स्थानीय क्षत्रिय वंशों से संबंधित हो सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति। 6वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे। उनकी पहली उल्लेखनीय उपस्थिति लाट, दक्षिणी गुजरात और मालवा क्षेत्र में देखी गई। संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक दंतिदुर्ग 735 से 756 ईस्वी को माना जाता है, जिसने चालुक्यों को पराजित करके स्वतंत्र शासन स्थापित किया। नंबर 2, विस्तार, एक्सपांशन। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में दक्कन, मध्य भारत और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। उनकी राजधानी मान्यखेड़, आधुनिक मालखेड़, कर्नाटक थी। प्रमुख शासक और उनका विस्तार। दंतिदुर्ग 735 से 756 ईस्वी तक। दंतिदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन II को पराजित करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। उसने गुजरात, मालवा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। उसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कृष्ण I 756 से 774 ईस्वी तक। दंतिदुर्ग के चाचा कृष्ण I ने साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने चालुक्यों को पूरी तरह समाप्त करके दक्कन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर। कृष्ण I ने विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, मोनोलिथिक रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनकी वास्तुकला की महानता का प्रतीक है। गोविंद II 774 से 780 तक। कृष्ण I के पुत्र गोविंद II का शासनकाल छोटा और अस्थिर था। उनके भाई ध्रुव ने उनका तख्ता पलट किया। ध्रुव धारावर्ष 780 से 793 ईस्वी तक। ध्रुव ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को उत्तरी भारत तक विस्तारित किया। उन्होंने कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाल और प्रतिहार शासकों को चुनौती दी। ध्रुव ने गंगा नदी के किनारे एक अभियान चलाया और पाल शासक धर्मपाल को हराया। गोविंद III 793 से 814 ईस्वी तक। ध्रुव के पुत्र गोविंद III को राष्ट्रकूटों का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उन्होंने दक्षिण में चोल, पांड्य और चेर राजवंशों को पराजित किया। उत्तरी भारत में उन्होंने प्रतिहार शासक नागभट्ट II और पाल शासक धर्मपाल को हराया। गोविंद III ने कन्नौज पर कब्जा किया और वहां अपने पुत्र को अस्थायी रूप से शासक नियुक्त किया। उनके शासन में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपने चरम पर था, जो दक्षिण में कावेरी नदी से लेकर उत्तर में मालवा और गंगा तक फैला था। अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी तक। गोविंद III के पुत्र अमोघ वर्ष का शासनकाल सबसे लंबा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। उन्होंने विद्रोहियों और पड़ोसी राजवंशों जैसे पूर्वी चालुक्यों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। अमोघ वर्ष एक विद्वान और कवि थे। उन्होंने कविराज मार्ग, कन्नड़ भाषा का पहला ग्रंथ लिखा, जो काव्य और व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिसके कारण जैन साहित्य और कला का विकास हुआ। कृष्ण II 878 से 914 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष के पुत्र कृष्ण II ने पूर्वी चालुक्यों और चोलों के खिलाफ युद्ध लड़े, लेकिन उनकी शक्ति कमज़ोर होने लगी। उनके शासन में प्रतिहारों ने राष्ट्रकूटों पर हमला किया। इंद्र III 914 से 929 तक। कृष्ण II के पौत्र इंद्र III ने राष्ट्रकूटों की शक्ति को पुनर्जनन किया। उन्होंने कन्नौज पर हमला करके प्रतिहार शासक महिपाल को हराया। उनके शासन में राष्ट्रकूटों ने उत्तरी भारत में फिर से प्रभाव स्थापित किया। कृष्ण III 939 से 967 ईस्वी तक। राष्ट्रकूटों के अंतिम महान शासक। उन्होंने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया और तंजावुर पर कब्जा किया। उन्होंने कांची और तंजावुर को जीता और दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार किया। उनके शासन में राष्ट्रकूट साम्राज्य फिर से अपने चरम पर पहुंचा। नंबर 3, प्रमुख युद्ध और लड़ाइयाँ, वॉर्स एंड बैटल्स। राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य के विस्तार और रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके प्रमुख युद्ध निम्नलिखित है। चालुक्यों के खिलाफ युद्ध। दंतिदुर्ग और कृष्ण I ने चालुक्यों को पराजित करके दक्कन पर नियंत्रण स्थापित किया। ये युद्ध 8वीं शताब्दी में लड़े गए और राष्ट्रकूटों की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक थे।
कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंशों के बीच कन्नौज के नियंत्रण के लिए 8वीं से 10वीं शताब्दी तक संघर्ष चला। ध्रुव, गोविंद III और इंद्र III ने कन्नौज पर कई बार कब्जा किया, लेकिन यह नियंत्रण अस्थायी रहा। दक्षिण भारतीय राजवंशों के खिलाफ युद्ध, राष्ट्रकूटों ने चोल, पांड्य, चेर और पूर्वी चालुक्यों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। कृष्ण III ने चोलों को हराकर तंजावुर पर कब्जा किया, जो दक्षिण में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। प्रतिहारों और पालों के खिलाफ उत्तरी अभियान, गोविंद III और इंद्र III ने प्रतिहार शासकों नागाभट्टू और महिपाल को हराया। ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को गंगा के किनारे पराजित किया। नंबर 4, पतन, डिक्लाइन। राष्ट्रकूट वंश का पतन 10वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। आंतरिक कलह, कृष्ण III के बाद उत्तराधिकार के लिए विवाद और कमज़ोर शासकों ने वंश को कमज़ोर किया। बाहरी आक्रमण, चालुक्य वंश पश्चिमी चालुक्य ने राष्ट्रकूटों को चुनौती दी। 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तैलब II ने राष्ट्रकूट शासक खोटिग को हराकर मान्यखेट पर कब्जा कर लिया। चोलों का उदय, दक्षिण में चोल साम्राज्य की बढ़ती शक्ति ने राष्ट्रकूटों को कमज़ोर कर दिया। सामंतों का विद्रोह, सामंतों और स्थानीय शासकों ने राष्ट्रकूटों के केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। नंबर 5, सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। राष्ट्रकूटों का शासनकाल सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध था। वास्तुकला, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण I द्वारा निर्मित विश्व धरोहर स्थल है और भारतीय रॉक कट वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास, जो शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य, अमोघवर्ष ने कन्नड़ साहित्य को बढ़ावा दिया। उनका ग्रंथ कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा का पहला साहित्यिक कार्य है। संस्कृत साहित्य में भी योगदान है, जैसे कि शिव तत्व रत्नाकर। धर्म, राष्ट्रकूटों ने हिंदू धर्म, विशेषकर शैव और वैष्णव, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों को संरक्षण दिया। अमोघवर्ष और उनके दरबार में जैन विद्वान जैसे महावीराचार्य गणितज्ञ और जिनसेन जैन साहित्यकार सक्रिय थे। प्रशासन, राष्ट्रकूटों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, जिसमें सामंतों और स्थानीय शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अरब व्यापारियों के साथ संपर्क में थे। नंबर 6, राष्ट्रकूटों की विरासत। राष्ट्रकूट वंश ने दक्षिण भारत को एक मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य प्रदान किया। उनकी वास्तुकला और साहित्यिक योगदान आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। राष्ट्रकूटों ने दक्कन को एक महत्वपूर्ण सैन्य और सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जिसने बाद के चालुक्य और चोल साम्राज्यों को प्रभावित किया। राष्ट्रकूट वंश 735 से 973 ईस्वी तक दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने दंतीदुर्ग के नेतृत्व में चालुक्यों को हराकर अपनी नींव रखी। गोविंद III, अमोघवर्ष और कृष्ण III ने साम्राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भारत में विस्तारित किया। उन्होंने कन्नौज, चोल और प्रतिहारों के खिलाफ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, विशेष रूप से एलोरा के मंदिर और कन्नड़ साहित्य, आज भी प्रासंगिक है। 10वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों और चोलों के उदय के कारण उनका पतन हुआ, लेकिन उनकी विरासत भारतीय इतिहास में अमर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें।